Hello friends, my name is Zubair Ahmed. Welcome to my channel DOC Zubair. आज की इस वीडियो में हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। एक वीडियो इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ये वीडियो रेलेवेंट है सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक स्पेसिफिकली 5 मार्क्स के अंदर आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकता है। तो इस वीडियो को बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं, उस दुकान पे जाकर उस दुकानदार से आप कहते हैं मुझे ये पर्टिकुलर सामान चाहिए। वो दुकानदार आपको वो सामान दे देता है, आप उसको पैसे दे देते हैं। यानी उसने उस गुड्स की प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र कर दी और आपने उस प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स के बदले उसको पैसे दे दिए। यानी आपने भी अपनी कंसिडरेशन डिस्चार्ज कर दी और उसने भी अपनी कंसिडरेशन डिस्चार्ज कर दी। तो दोनों ने अपनी अपनी कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कर दिया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को हम कहते हैं सेल। लेकिन अगर आप किसी को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जैसे आपने किसी को कॉल किया और उससे कहा कि मुझे ये पर्टिकुलर गुड्स चाहिए, उस बंदे ने कहा हाँ ठीक है सर, हम आपको ये गुड डिलीवर कर देंगे, आप हमको पेमेंट कर दीजिए, हम आपको ये गुड डिलीवर कर देंगे। अभी देखिए दोनों केसेस में क्या सिचुएशन हुई। वहां पर दोनों ने अपनी अपनी कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कर दिया तो उसे कहा गया सेल। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल के अंदर अभी दोनों ने ही अपनी कंसिडरेशन को डिस्चार्ज नहीं किया, लेकिन एक एग्रीमेंट कर लिया कि आप मुझे पैसे दे देना, मैं आपको गुड ट्रांसफर कर दूंगा। यहां पर अभी सेल हुई नहीं है। यानी क्योंकि या तो दोनों की कंसिडरेशन डिस्चार्ज होने बाकी है या फिर किसी एक ने ही कंसिडरेशन को अभी तक डिस्चार्ज किया है। तो ऐसे एग्रीमेंट को हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। ले देकर बात यह है कि अगर प्रॉपर्टी का यानी गुड्स की जो प्रॉपर्टी है, गुड्स की प्रॉपर्टी को आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं एक बार फिर बता देता हूं। अगर आप गुड्स की प्रॉपर्टी को यानी गुड्स की ओनरशिप को इमीडिएटली ट्रांसफर कर दें, अगर गुड्स के अंदर की जो ओनरशिप है उसको बायर को इमीडिएटली ट्रांसफर कर दें तो उसे कहा जाता है सेल। लेकिन अगर आप गुड्स की ओनरशिप को इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं करते, आप कह रहे हैं इन फ्यूचर मैं उस प्रॉपर्टी को, उस ओनरशिप को बायर को ट्रांसफर करूंगा, अभी नहीं किया। हाँ, मैंने एग्रीमेंट कर लिया है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मैं इस प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी इस ओनरशिप को ट्रांसफर फ्यूचर में कर दूंगा। तो ऐसे एग्रीमेंट को एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन क्लियर करेंगे कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल किसे कहा जाता है। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर प्रॉपर्टी इन गुड्स, जहां पर हमने क्या डिस्कस किया, प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब होता है ओनरशिप। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाए फ्रॉम सेलर टू बायर। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया जाए सेलर टू बायर तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं सेल। बट अगर वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड इज टू टेक प्लेस एट फ्यूचर डेट, यानी ये जो ट्रांसफर जो है प्रॉपर्टी का, यानी ये जो ट्रांसफर जो है ओनरशिप का अभी नहीं हुआ, ये टेक प्लेस होगा किसी फ्यूचर डेट में।
यानी इन फ्यूचर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, या फिर जब तक कोई कंडीशन, यानी कोई कंडीशन अटैच कर रखी है आपने कि मैं इस शर्त पर ही आपको ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा, पहले उस शर्त को पूरा कीजिए फिर मैं आपको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है। अब देखो, ये दोनों डिफरेंसेस आपको क्लैरिटी देंगे कि सेल किसे कहा जाता है और एग्रीमेंट टू सेल किसे कहा जाता है। सबसे पहला बेसिस इन दोनों में डिफरेंशिएट करने का सबसे पहला बेसिस है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप से है बच्चे। अगर गुड्स की प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाए, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, अगर गुड्स की जो ओनरशिप है उसको आप इमीडिएटली ट्रांसफर कर दें, आप बायर को इमीडिएटली उसका ओनर बना दें, तो ऐसी ट्रांसफर को सेल कहा जाता है। लेकिन अगर आप गुड्स की प्रॉपर्टी यानी गुड्स की ओनरशिप को किसी फ्यूचर डेट में ट्रांसफर करेंगे, ऐसा आपने एग्रीमेंट किया है, आपने कहा भाई पहले या तो मुझे पैसे दो या फिर कोई मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूं कि जब तक उस कंडीशन को आप पूरा नहीं करेंगे तब तक मैं आपको ये गुड सेल नहीं करने का, लेकिन अगर आपने इस कंडीशन को पूरा कर दिया तो मैं आपको ये गुड सेल कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि गुड्स की जो प्रॉपर्टी है वो फ्यूचर डेट के अंदर ट्रांसफर होने वाली है। तो जो गुड्स की प्रॉपर्टी अगर फ्यूचर डेट के अंदर ट्रांसफर होगी तो उस एग्रीमेंट को हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। समझ में आई बात या नहीं है? कोई परेशानी है इसके अंदर? चलो जी, अब आप चाहें तो मैं इसका एक एग्जांपल फिर दोबारा से आपको दे सकता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं और ग्रोसरी स्टोर पर जाकर आप सामने वाले को पैसे देते हैं और सामने वाला वो आपको ग्रोसरी स्टोर से सामान दे देता है। तो अगर ये ऐसा उसी वक्त हो जाता है, यानी दोनों के पार्ट पे कंसिडरेशन डिस्चार्ज हुई, उसने पैसे लेते ही आपसे कह दिया कि ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई, ये ओनरशिप अब इस गुड्स की आपकी हो गई, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम सेल कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी को ऑनलाइन कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि भाई मुझे आपसे ये गुड्स चाहिए, वो बंदा कहता है सर मैं आपको 10 दिन के अंदर इस सामान को बेच सकता हूं, लेकिन पहले मैं इस सामान को बनाऊंगा फिर मैं आपको बेचूंगा। अब एक बात बताओ, जो गुड्स अब तक बना ही नहीं उसकी ओनरशिप आपके पास कैसे ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं हो सकती ना, पॉसिबल नहीं है। पहले गुड्स बनेगा, गुड्स एग्जिस्टेंस में आएगा, फिर बाद में जाकर आपको ट्रांसफर किया जाएगा। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इमीडिएटली अगर आप ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं और इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो ऐसी ट्रांसफर को आप सेल कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, वो ओनरशिप इन फ्यूचर ही ट्रांसफर हो सकती है, तो ऐसे एग्रीमेंट को एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है। तो पहला डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का रिलेटेड, है नहीं? तो बेसिस ऑफ डिफरेंस में सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, अगर ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है तो वो सेल कहलाता है, लेकिन ओनरशिप इन फ्यूचर डेट, क्या बोला, इन फ्यूचर डेट ट्रांसफर होगी तो ऐसे एग्रीमेंट को एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरी, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो भाई, सेल एक तरीके का एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। इसे एग्जीक्यूटेड क्यों कहते हैं? देखो, एग्जीक्यूटेड का मतलब जो एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी अब उसके अंदर कुछ बाकी नहीं है। सेल कब होती है? पैसे दो, ओनरशिप ट्रांसफर कर दो, पैसे दो और ओनरशिप ट्रांसफर कर दो। अगर पैसे दे देते हैं ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, यानी एक पार्टी ने पैसे दे दिए, उसने अपनी कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कर दिया, फिर दूसरी पार्टी ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तो उसने भी अपनी कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कर दिया। इसका मतलब दोनों ने अपनी अपनी कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। यानी अब कोई भी पार्ट से, दोनों पार्टी के पार्ट से कोई भी काम करना बाकी नहीं रह गया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओनरशिप इन फ्यूचर ट्रांसफर होगी, ओनरशिप इन फ्यूचर ट्रांसफर होगी, यानी ओनरशिप को ट्रांसफर जब तक नहीं करोगे तब तक सेल नहीं मानी जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ओनरशिप जब तक ट्रांसफर नहीं हुई तो अभी पार्टी के एंड पे कंसिडरेशन का डिस्चार्ज करना बाकी है। तो इसका मतलब अभी परफॉर्मेंस बाकी है।
और जब तक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस बाकी रहती है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। समझ में आई बात या नहीं है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हमें समझ आया कि ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, यहां पर फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होती है। ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड है, यानी कंसिडरेशन डिस्चार्ज हो चुकी है। लेकिन यहां पर अभी कंसिडरेशन डिस्चार्ज होनी बाकी है क्योंकि ओनरशिप फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगी, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेमेडीज फॉर ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। ब्रीच का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। रेमेडीज फॉर ब्रीच का क्या मतलब है? अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पहले तोड़ा जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट से किसी ना किसी को तो नुकसान होता होगा, और जिस बंदे को उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच का नुकसान होता है वो उसकी भरपाई करवाना चाहता है, तो उसी भरपाई को रेमेडीज कहा जाता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाए तो उसकी भरपाई किस तरीके से की जा सकती है। दैट इज रेमेडीज फॉर ब्रीच। अब मेरी बात को ध्यान से सुने। सेलर ने बायर को सामान बेचा, सेलर ने बायर को सामान बेचा और बेचने के बाद वो उससे पैसे मांग रहा है, उससे पैसे मांग रहा है, लेकिन सामने वाला बंदा उसके पैसे दे नहीं रहा। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या वो ओनरशिप ट्रांसफर कर चुका है या नहीं कर चुका? बेचारा वो ओनरशिप ट्रांसफर कर चुका है, लेकिन सामने वाला उसको पैसे नहीं दे रहा, तो वो क्या करेगा? वो उसके ऊपर केस करेगा, स्यू करेगा। किस लिए? जो गुड्स का प्राइस है उससे रिकवर करने के लिए। इन केस ऑफ सेल सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। तो इसमें क्या नई बड़ी बात है? यहां पर क्या डिफरेंस आ जाएगा? देखो बेटा, अब यहां पर अगर सेलर ने एक एग्रीमेंट किया है कि मैं 10 दिन के अंदर अंदर आपको सामान बनाकर बेच दूंगा। देखो, जब तक सामान बन नहीं जाता तो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकते, और गुड्स जब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगे तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती, और जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती तब तक वो सेल नहीं मानी जा सकती। तो अभी हमारी सिर्फ जस्ट बात हुई है, मैंने आपको यानी बायर ने सेलर को ऑर्डर दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर आप ये सामान बनाकर मुझे डिलीवर कर देना। अब 10 दिन के अंदर अंदर जब तक वो गुड्स बन रहे होंगे तब तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं आए हैं, और एग्जिस्टेंस में नहीं आए हैं तो उसकी ओनरशिप अब तक ट्रांसफर नहीं हो सकती, और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती तो उसे सेल नहीं कह सकते, लेकिन उसे एग्रीमेंट टू सेल तो कह सकते हैं ना, क्योंकि इन फ्यूचर वो गुड्स बन जाएंगे, बनने के बाद तैयार हो जाएंगे, फिर उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, अब होता क्या है, वो सेलर जो है वो गुड्स तैयार कर रहा था, उसने काफी कुछ खर्चा कर दिया था, आधे अधूरे वो गुड्स बने थे, बायर बीच में ही मना कर देता है, कहता है जी मुझे ये डिलीवरी नहीं चाहिए, मुझे ये ऑर्डर नहीं चाहिए, वो बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या यहां पर उसने अभी गुड्स को ट्रांसफर कर दिया था, ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया था? क्या नहीं ट्रांसफर किया था ना। जब तक ओनरशिप ही ट्रांसफर नहीं की गई तो उस ओनरशिप को तो उस गुड्स का प्राइस आप कैसे मांग सकते हो? आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हो। क्या मांग सकते हो? डैमेजेस, क्योंकि गुड्स तो अभी आपके पास ही है ना। तो जब तक गुड्स आपके पास है, ओनरशिप आपके पास है, गुड्स आपके पास है, तो सामने वाले को तो आपने ट्रांसफर किया ही नहीं, तो आप उससे गुड का प्राइस तो मांग ही नहीं सकते। लेकिन जो आपके जो खर्चे हुए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, जो आप खर्चे कर रहे थे, आप उसके डैमेजेस के लिए क्या कर सकते हैं? स्यू कर सकते हैं, क्योंकि गुड्स आप ही के पास है, गुड्स की ओनरशिप आपने ट्रांसफर नहीं की है, गुड्स आपके पास है, ओनरशिप आपके पास है, सामने वाले के पास वो ओनरशिप नहीं गई है, तो आप उससे उस गुड्स का प्राइस नहीं मांग सकते। लेकिन आपने इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जितना खर्चा कर दिया, आप सोच रहे थे कि एक बार गुड्स बेचूंगा तो खर्चे को रिकवर कर लूंगा, लेकिन आपने उस खर्चे का नुकसान आपको हो गया क्योंकि सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। तो आप उससे गुड्स का प्राइस तो नहीं मांग सकते स्यू करके, लेकिन आप उससे उस कॉन्ट्रैक्ट के डैमेजेस जरूर मांग सकते हैं। एग्रीव्ड पार्टी, यहां पर मैंने सेलर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि भाई बायर का भी कभी कभी नुकसान हो सकता है। कभी कभी सेलर कहते नहीं जी मैं तो आपको सामान ही डिलीवर नहीं कर रहा, तो ऐसी सिचुएशन में बायर को भी नुकसान हो सकता है, तो वो भी उसके डैमेजेस मांग सकता है। इसीलिए मैंने यहां पर सेलर वर्ड इस्तेमाल ना कर एग्रीव्ड पार्टी का इस्तेमाल किया।
तो पहले मैंने आपको इन 3 बेसिस के ऊपर यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्रिएट किया है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, भाई सेल के केस में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती, फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होती है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर वही वाली बात कि जब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन ओनरशिप इन फ्यूचर ट्रांसफर होगी तो यानी परफॉर्मेंस अभी डिस्चार्ज नहीं हुई है, तो यहां पर इसे हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। रेमेडीज फॉर ब्रीच, सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, सामने वाले ने पैसे देने से मना कर दिया, सेलर अपने गुड्स के प्राइस के लिए सामने वाले पर स्यू कर सकता है। यहां पर अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो आप गुड्स के प्राइस के लिए स्यू नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अंदर जितना भी खर्चा हुआ है आप उसके डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट आप लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, लायबिलिटी ऑफ पार्टीज। लायबिलिटी ऑफ पार्टीज। अब देखो बेटा, मेरा आप लोगों से एक सीधा सा सवाल है। सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर होना अभी बाकी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है खासा, क्योंकि अगले जो पॉइंट्स है ये इसी से रिलेटेड है। अब जब सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, तो अगर कोई गुड्स से रिलेटेड कोई लॉस होता है, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में, यानी ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद में, सब्सिक्वेंट का मतलब बाद में, यहां पे सब्सिक्वेंट वर्ड इसलिए लिखा है मैंने। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद कोई लॉस हो जाता है तो भाई जो उसका ओनर है उसी की लायबिलिटी है। यानी सब्सिक्वेंट लॉस होता है, यानी गुड्स के अंदर कोई लॉस होता है इन फ्यूचर, तो उसकी लायबिलिटी अब बायर की है, क्योंकि बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, अभी खाली एग्रीमेंट हुआ है कि मैं ओनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा, और इसी बीच अगर कोई लॉस हो जाता है तो सेलर के पास ही उसकी ओनरशिप है, तो सेलर ही उस लॉस को बियर करेगा। समझ में आई बात? ये नहीं आई तो लायबिलिटी सेल के केस में बायर के पास पहुंच जाती है और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेलर के पास ही रहती है, क्योंकि ओनरशिप के साथ ही जुड़ी है लायबिलिटी और रिस्क। जब तक ओनरशिप जिसके पास है उसी की देनदारी है और उसी का रिस्क है। तो अगर आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तो रिस्क और लायबिलिटी दोनों ट्रांसफर कर दी। अगर आपने ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया तो रिस्क भी आपके पास है, लायबिलिटी भी आपके पास है। समझ में आई बात? ये नहीं। बात आती है राइट ऑफ रीसेल की। किसकी बात आती है भाई? राइट ऑफ रीसेल की। तो रीसेल के राइट का मतलब है, राइट मतलब यहां पर अधिकार से है। किस चीज का अधिकार? रीसेल करने का अधिकार। भाई आप मुझे एक बात बताओ, सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। मैं बार बार आपको पहले ही पॉइंट से सारे पॉइंट्स को लिंक कर रहा हूं। देखो पहले ही पॉइंट से सारे पॉइंट लिंक है। ओनरशिप अगर ट्रांसफर कर दी है सेलर ने, तो अब उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उस गुड्स को दोबारा से बेच सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दुकान पर गया और दुकान पर जाकर गुड्स के पैसे दे दिए और उससे गुड्स की ओनरशिप ले ली। अब ओनरशिप का मतलब ये नहीं होता पोजेशन आपने उसका ले लिया। पोजेशन और ओनरशिप दो अलग अलग चीजें हैं। आप कोई मकान खरीदते हो, मकान के पैसे देते हो, मकान के कागज अपने नाम कर लेते हो, लेकिन मकान के अंदर वही पुराना वाला बंदा रह रहा है, तो पोजेशन भले से पुराने वाले बंदे के पास है, लेकिन ओनरशिप आपके पास आ गई, वो सेल हो चुकी है। मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि एक सेलर है, यानी आप एक ट्रेडर हो, ग्रोसरी शॉप है आपकी, आपके पास कोई बंदा आया, आपसे पैसे दिए और आपने कहा ये गुड्स आपका हो गया, मैं अलग से निकाल कर रख देता हूं। समझ में आई बात? ये नहीं है। आपके पास एक बायर आया, उसने आपको पैसे दिए और आपने वो गुड्स उस बायर को दिए, थैला उसके हाथ में पकड़ाया, उसने कहा एक काम करो, इसको अभी यहीं रख दो, मैं आगे से सामान लेकर आ रहा हूं, ये गुड्स मेरे हैं। आपने कहा ठीक है, मैं इसको रख देता हूं। अब कोई दूसरा ग्राहक आ जाता है और दूसरा ग्राहक आने के बाद आपसे कहता है मुझे तो यही गुड्स चाहिए, मुझे तो यही सब्जी चाहिए। तो आप कहते हो कोई बात नहीं, ले जाओ उठाकर इसे और पैसे दे दो। अब बाद में बायर आता है, बायर कहता भाई मेरा सामान था, तुमने बेच कैसे दिया उसे? तो आपको नहीं जी, दुकान पे तो मेरे ही रखा हुआ था, अपना पैसा पकड़ो वापस जाओ। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। जब एक बार अगर आपने उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, तो ओनरशिप ट्रांसफर करने के बाद भले से पोजीशन आपके पास हो, लेकिन ओनरशिप अब आपकी नहीं, अधिकार उसके ऊपर अब बायर गए। समझ आई बात? या नहीं? तो सेलर अब ऐसे गुड्स को रीसेल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने ओनरशिप को अभी तक ट्रांसफर नहीं किया, ओनरशिप अभी बाकी, ट्रांसफर होना अभी बाकी है,
तो अभी कहीं ना कहीं आपके पास ऐसा अधिकार हो सकता है कि आप उसको दोबारा से रीसेल कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है सामने वाला यार पैसे नहीं, मैं इस बंदे के लिए गुड्स बना तो रहा हूं, लेकिन क्या पता है मुझे पैसे ना दे, इसकी हरकतें ऐसी लग रही हैं। तो आपके पास कहीं ना कहीं अधिकार रहता है कि आप उसे रीसेल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर आप जब ओनरशिप एक बार ट्रांसफर कर चुके हैं तो ओनरशिप ट्रांसफर करने के बाद आप उसको रीसेल नहीं कर सकते। तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि सारे पॉइंट देखो, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओनरशिप ट्रांसफर है तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड हो गया, ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं है तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट रहा। रेमेडीज फॉर ब्रीच, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो अब आप गुड्स के प्राइस के लिए स्यू कर सकते हैं, लेकिन ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है तो गुड्स के प्राइस के लिए स्यू नहीं कर सकते, क्योंकि गुड्स अभी आपका ही है। आप सिर्फ डैमेजेस के लिए क्या कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं। लाइबिलिटीज, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो अब गुड्स से रिलेटेड सारी लाइबिलिटीज आपकी हो गई और सामने वाले की हो गई। अगर आपने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी है तो अभी गुड्स से रिलेटेड सारी लाइबिलिटीज आपकी हैं। रीसेल, अगर आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है तो अब आपके पास उसको रीसेल करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर अभी तक आपने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, इन फ्यूचर में की है, तो ओनरशिप अभी आप ही के पास है, तो आपके पास कहीं ना कहीं अधिकार है कि आप उसको दोबारा से रीसेल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे, बर्डन ऑफ रिस्क। बर्डन ऑफ रिस्क, देखो भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओनरशिप अगर ट्रांसफर कर दी तो अब गुड्स से एसोसिएटेड जितना भी रिस्क है अब वो बायर का हो गया। अब गुड्स अगर जले, चोरी हो, कुछ भी हो, गुड्स से एसोसिएटेड जितना भी रिस्क है अब वो बायर का हो गया। रिस्क ऑफ लॉस इज विद द बायर। समझ आई बात? ये नहीं। लेकिन अगर अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, अभी सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है कि ओनरशिप इन फ्यूचर ट्रांसफर हो जाएगी, तो गुड्स से एसोसिएटेड रिस्क अभी आपके पास ही है। रिस्क ऑफ लॉस इज विद द सेलर। ये बात मैंने आपको लायबिलिटी के साथ ही बता दी थी। तो ये पॉइंट आपको सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ राइट्स। देखो, अधिकार का नेचर यहां पर बोला है जस इन रैम, यहां बोला है जस इन पर्सोनेम। जस इन रैम और जस इन पर्सोनेम, ये जस इन रैम, जस इन पर्सोनेम, ये जो वर्ड है बेटा बेसिकली लैटिन वर्ड्स है। ये लैटिन वर्ड्स का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये जो रैम है ना, रैम का मतलब होता है होल वर्ल्ड, मतलब सभी लोग, दुनिया के सभी लोग। पर्सोनेम, पर्सोनेम का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन। देखो, यहां पर ये दोनों चीजें बायर के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। किसके लिए इस्तेमाल हो रही? बायर के लिए। अगर एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो गई बायर के पास, एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो गई बायर के पास, तो बायर के पास एक ऐसा अधिकार आता है, गुड्स के ऊपर एक ऐसा अधिकार आता है कि वो सभी, दुनिया के सभी लोगों से अपने उस गुड्स को सेफ रख सकता है। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि उससे आकर उसका गुड्स ले ले, यानी वो उस गुड्स के लिए अगेंस्ट होल द वर्ल्ड लड़ सकता है। यानी दुनिया का कोई भी शख्स उस गुड को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी उसके पास जो राइट आया है वो अगेंस्ट होल द वर्ल्ड आ गया, क्योंकि ओनरशिप उसकी हो गई ना। लेकिन अगर अभी सिर्फ ऐसा अधिकार है कि सेलर आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा, अभी ओनरशिप आपके पास ट्रांसफर नहीं हुई है, तो अभी आप दुनिया से जाकर ये नहीं कह सकते कि ये गुड्स मेरा, ये गुड मेरा, ये गुड मेरा, ये गुड मेरा है। लेकिन आपके पास एक ऐसा अधिकार ये है कि आप सेलर से कह सकते हैं कि भाई ये गुड मुझे आप इन फ्यूचर ट्रांसफर कर दोगे अगर मैंने कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो। यानी सेलर कंडीशन रखता है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई करो, गुड आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आप अपने अधिकार को केवल अभी सिर्फ एक आदमी से मांग सकते हो और वो है सेलर। जैसे आप उस कंडीशन को पूरा करोगे और कंडीशन पूरा करते ही आप उस गुड को अपनी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, अब आप होल वर्ल्ड से कह सकते हो ये गुड मेरा। समझ में आई बात नहीं? लेकिन जब तक आप उस कंडीशन को पूरा नहीं कर सकते तो आपका राइट अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के अगेंस्ट है और वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के, और वो है सेलर। समझ में आई बात? ये नहीं है।
तो ये डिफरेंसेस था सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको पहला पॉइंट समझ आता है तो आपको बाकी सारे पॉइंट भी समझ आ जाने चाहिए। समझ में आई बात? देखो, मैं इसके लिए आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने के लिए कोड दे देता हूं, PNB, पंजाब नेशनल बैंक है ना बेटा। P फॉर प्रॉपर्टी, N फॉर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, B फॉर ब्रीच। ठीक है ना। अब आपको पता है बेटा PNB के साथ क्या सिचुएशन हुई थी। PNB के ऊपर बहुत ही सारी लाइबिलिटीज आ गई थी, बहुत ही सारी लाइबिलिटीज आ गई थी, यहां तक कि उनको अपने एसेट्स रीसेल करने की नौबत आ गई थी, जिसकी वजह से जो PNB अकाउंट के अंदर जो अकाउंट होल्डर थे उनके ऊपर रिस्क क्रिएट हो गया था कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। समझ आई बात? नहीं, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। PNB बैंक के ऊपर बहुत ही तगड़ी लाइबिलिटीज आ गई थी क्योंकि वो बंदा पैसे लेके भाग गया था नीरव मोदी। ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि उनको अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल करने की जरूरत पड़ सकती है अगर उनकी RBI हेल्प ना करता। अकाउंट होल्डर्स को डर लगने लगा था कि कहीं हमारा पैसा रिस्क के अंदर तो नहीं आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, PNB लाइबिलिटीज रीसेल रिस्क। बस ये, इसके लिए कोई कोड नहीं है मेरे पास, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, नेचर ऑफ राइट्स, जस्ट इन रैम और जस्ट इन पर्सोनेम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।